हाउ आर डूइंग, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्रेजल वर्ब। तो आज से हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब्स पर और ये आपका पार्ट 1 रहेगा। अक्सर स्टूडेंट से डिमांड करते हैं फ्रेजल वर्ब्स के बारे में कि फ्रेजल वर्ब्स को कैसे हैंडल किया जाए, और ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में भी आता रहता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स पूछा जाता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, स्टूडेंट्स इसको समझ भी नहीं पाते हैं। तो ये सारी ट्रिक आज से आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा, हाउ टू हैंडल फ्रेजल वर्ब्स, कि आप एग्जामिनेशन में फ्रेजल वर्ब्स को कैसे हैंडल करेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंगली हम लोग इसको स्टडी करेंगे और साथ ही साथ एक ट्रिक्स से भी इसको हम लोग स्टडी करेंगे ताकि ये हमेशा आपके मेमोरी में क्या रहे, फ्रेश रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, फ्रेजल वर्ब्स पार्ट 1। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन क्या है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। व्हाट इज़ अ फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब होती क्या है। तो अ फ्रेजल वर्ब मतलब जो आपकी फ्रेजल वर्ब है, इज़ द कम्बिनेशन, कम्बिनेशन का मतलब ये एक जुड़ाव है। और किसका जुड़ाव है, ऑफ 2 और 3 वर्ड्स। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रेजल वर्ब में 2 या 3 वर्ड्स लगे होते हैं। तो ये एक कम्बिनेशन है ऑफ 2 और 3 वर्ड्स, 2 या 3 वर्ड्स का एक कम्बिनेशन है फ्रॉम डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरीज, मतलब अलग अलग ग्रामेटिकल कैटेगरीज का ये क्या है, एक तरीके का कम्बिनेशन है। और इसमें आप लोगों ने क्या पाया होगा, अ वर्ब होती है फ्रेजल वर्ब में एंड अ पार्टिकल। तो पार्टिकल का मतलब क्या होता है, टुकड़ा होता है। और वो पार्टिकल में क्या क्या होता है, सच एज जैसे कि एन एडवर्ब, या तो एडवर्ब होता है, और अ प्रेपोजिशन, या तो आपका क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। तो दैट इज कॉल्ड अ फ्रेजल वर्ब। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं फ्रेजल वर्ब को, देखिए फ्रेजल वर्ब क्या होता है, अ ग्रुप होता है। और किसका ग्रुप होता है, ऑफ 2 और 3 वर्ड्स, 2 या 3 वर्ड्स का जो ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। अब इसमें देखिए एक क्या होता है, मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब का मतलब ये होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा गो, राइट, दैट इज कॉल्ड योर मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल राइट, ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। इसी तरीके से आपका क्या है, स्टैंड, दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब। ये आपका क्या होता है, मेन वर्ब होता है। अब इसी में आपका पार्टिकल जुड़ा रहेगा। पार्टिकल का मतलब ऑन, अपॉन, एट, इनटू, ये सारे हमारे क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब टुकड़ा। और या तो वो पार्टिकल आपका एडवर्ब हो सकता है, या तो वो पार्टिकल आपका क्या होता है, प्रेपोजिशन हो सकता है। एक डेफिनेशन आप लोग और देख लीजिए, थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट मी गिव यू वन मोर डेफिनेशन। एक डेफिनेशन आपको और दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अ फ्रेजल वर्ब, एक फ्रेजल वर्ब जो होती है इज अ वर्ब, वो एक वर्ब होती है, आई मीन टू से क्रिया होती है, दैट इज मेड अप, जो बना होता है, ऑफ अ मेन वर्ब। किससे बना होता है, मेन वर्ब से, ठीक है। मेन वर्ब आपको आइडिया मिल गया होगा। और ये मेन वर्ब जो होता है टुगेदर विथ, मतलब साथ में होता है, किसके साथ में, एन एडवर्ब, एक एडवर्ब के साथ, और अ प्रेपोजिशन, या तो प्रेपोजिशन के साथ, और बोथ, या तो कभी कभी दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आई मीन टू से एडवर्ब भी इंक्लूड होता है और प्रेपोजिशन भी इंक्लूड होता है। और फिर आगे क्या लिखा है, टिपिकली, मतलब विशेष रूप से, देयर मीनिंग इज नॉट ऑब्वियस, इनकी मीनिंग जो होती है वो ऑब्वियस नहीं होती, आई मीन टू से क्लियर नहीं हो पाती है, फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स, जो इंडिविजुअल वर्ड्स होते हैं उनसे इनकी मीनिंग क्लियर नहीं हो पाती है। तो फ्रेजल वर्ब क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हम अलग अलग टुकड़ों का अर्थ निकाल के उसकी मीनिंग को नहीं जान सकते हैं। जैसे कहने का मतलब मेरा ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग जानते होंगे ब्रिंग। अब ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना होता है, राइट, ब्रिंग मीन्स लाना होता है। तो दैट इज योर मेन वर्ब, ये आपकी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। ये सभी स्टूडेंट्स को आइडिया है कि ब्रिंग मीन्स क्या होता है, लाना। और अगर हम इसकी सेकेंड फॉर्म की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ब्रॉट। क्या होती है हमारी, ब्रॉट होती है, राइट।
अब देखिए इसको हम फ्रेजल वर्ब में टर्न कर रहे हैं कोई पार्टिकल लगाकर। अब इसमें हमने एक पार्टिकल लगा दिया ब्रिंग अप, मान लिया जाए हमने लगा दिया ब्रिंग अप। अब अप हमारा क्या है, दैट इज कॉल्ड योर पार्टिकल। ये आपका एक टुकड़ा है, या तो ये टुकड़ा आपका एडवर्ब होगा या तो ये टुकड़ा आपका प्रेपोजिशन होगा। अब इसके बारे में आपको परेशान नहीं होना है कि पार्टिकल एडवर्ब है या प्रेपोजिशन है, केवल आपको ये ध्यान रखना होगा कि फ्रेजल वर्ब को आप कैसे हैंडल करें। अब देखिए ब्रिंग मीन्स लाना, अप मीन्स ऊपर, आपको आइडिया नहीं मिलेगा। अगर आप इंडिविजुअल अर्थ को देख रहे हैं तो मीनिंग इज नॉट क्लियर, मीनिंग 100% क्लियर नहीं हो रही। ब्रिंग लाना, अप मीन्स ऊपर, तो लड़का ये समझता है ऊपर लाना, क्या ऊपर लाना, ही इज़ नॉट श्योर, मतलब उसको यकीन नहीं होता व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। लेकिन फ्रेजल वर्ब में कंप्लीट मीनिंग निकलती है और ब्रिंग अप का मतलब एक कंप्लीट मीनिंग निकलेगा रेयर। अब रेयर का मतलब क्या होता है, किसी का पालन पोषण जो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेयर। तो ब्रिंग अप करने का मतलब पालन पोषण करना, मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो गई। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। अब देखिए कितना है इसमें वर्ड्स, 1 2, आपका 2 ग्रुप है, कभी कभी 3 भी मिलेगा। जैसे मान लिया जाए आपके सामने आया पुट अप विथ, देयर आर 3 वर्ड्स, आपके सामने 3 वर्ड्स है, 1 2 3। अब अलग अलग अर्थ निकालेंगे तो आपको आइडिया नहीं मिलेगा। पुट रखना, अप ऊपर, विथ साथ, द मीनिंग इज नॉट क्लियर, मीनिंग क्लियर नहीं है। इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलेगी। पुट अप विथ मीन्स क्या होता है, टॉलरेट, और टॉलरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सहन करना या बर्दाश्त करना, तो दैट इज कॉल्ड पुट अप विथ। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। तो चलिए शुरू करने से पहले फ्रेजल वर्ब को कुछ और भी आपको नॉलेज दे दिया जाए। जैसे देखिए अगर फ्रेजल वर्ब के साथ अगर आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर होगी, दैट इज चैलेंजिंग टास्क। थोड़ा सा ये चैलेंजिंग टास्क होता है कि अगर फ्रेजल वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर होगी, मतलब बीच में होगी, लास्ट में होगी। तो देखिए समझिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट नाउन है तो इसकी पोजीशन 2 जगह हो सकती है, और अगर मान लिया जाए ऑब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है तो इसकी पोजीशन केवल एक जगह। अब कैसे आप समझेंगे मैंने क्या बताया, तो देखिए आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। जैसे मान लिया जाए आपके सामने एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, राइट। देखिए अब जैसे मान लिया जाए आपने अभी देखा था ब्रिंग अप। अब ब्रिंग अप करने का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना। ये आइडिया आपको मिल गया, ठीक है। अब मान लिया जाए इसको हमें यूज़ करना है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है माई सिस्टर, राइट, मेरी बहन ने। ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, ब्रॉट, पालन पोषण किया, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दिया ब्रॉट अप और उसके बाद मैंने लिख दिया जॉन, किसका पालन पोषण किया, मान लो जॉन का, सपोज कर ले आप। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, माई सिस्टर ब्रॉट अप जॉन, मतलब मेरी बहन ने जॉन का पालन पोषण किया। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, जॉन, जॉन इज अ नाउन, जॉन आपका क्या है, नाउन है। तो इसकी 2 पोजीशन हो सकती, एक पोजीशन बाद में होगी मतलब फ्रेजल वर्ब के बाद, दूसरी पोजीशन इसकी ऐसे भी हो सकती है, माई और उसके बाद क्या हो जाएगा, सिस्टर, राइट, माई सिस्टर और उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रॉट। इज इट क्लियर, माई सिस्टर ब्रॉट और उसके बाद क्या हो जाएगा, जॉन, राइट, माई सिस्टर ब्रॉट जॉन अप। तो कहने का मतलब दोनों ही जगह सही है, या तो आप फ्रेजल वर्ब के मिड में उसको डाल सकते हैं या फ्रेजल वर्ब के एंड में, दोनों ही पोजीशन पॉसिबल है, राइट, और दोनों ही यूज़ किए जाते हैं। और अगर मान लिया जब प्रोनाउन आ गया तो प्रोनाउन की पोजीशन एंड में नहीं होगी। अब जैसे मान लिया जब प्रोनाउन आपको एक दिखा रहे हैं, माई सिस्टर, राइट, माई सिस्टर ब्रॉट, अगर मैंने ऐसे लिख दिया माई सिस्टर ब्रॉट अप मी, तो ये सेंटेंस आपका क्या है, दैट इज़ रॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि आपका प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मी, एंड दैट इज़ योर प्रोनाउन, ये आपका क्या है, प्रोनाउन है। तो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। आई मीन टू से आपका फ्रेजल वर्ब कहाँ पर होगा, सॉरी, ऑब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है तो इट विल बी इन द मिड ऑफ द फ्रेजल वर्ब, मतलब ये फ्रेजल वर्ब के मिड में रखा जाएगा, बीच में। तो इसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, देखिए
ये तो गलत हो गया। अब हमें जानना है कि इसकी पोजीशन कैसे होगी। तो देखिए इसकी पोजीशन ऐसे होगी लाइक दिस, माय सिस्टर, मेरी बहन ने, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रॉट, राइट, माय सिस्टर ब्रॉट मी अप, ये आपका हो जाएगा, माय सिस्टर ब्रॉट मी अप। इज इट क्लियर? तो ये पोजीशन का जो प्रॉब्लम है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो उसकी पोजीशन कहाँ पर होगी। तो चलिए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेते हैं। तो आज ही से आपका मान लिया जाए एक सीरीज़ शुरू हो रही है। तो आज से हम लोग बात करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ए पर बात करते हैं। तो फ्रेजल वर्ब आपकी शुरू की जा रही है ए पर, राइट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपकी एक सीरीज़ है। तो ए सीरीज़ को हम लोग लेते हैं। ए से कितने तरीके के फ्रेजल वर्ब बन सकते हैं, आई विल टेक ऑल ऑफ देम, उन सभी को लिया जाएगा। तो पहला वर्ड आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड अबाइट बाय। देखिए बाई जो है ये हमारा पार्टिकल है, टुकड़ा है, अबाइट बाय बहुत बार आया है। अब अबाइट बाय की अगर आप सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो दैट इज कॉल्ड अबाइटेड, क्या हो जाएगा, अबाइटेड। और उसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, सेम, अबाइटेड। बाय लेना है, बाय को आपको मिस नहीं करना है। तो अब अबाइट बाय का मतलब क्या होता है, तो अबाइट बाय करने का मतलब पालन करना, मतलब किसी को एक्सेप्ट करना, या ओबे एन एग्रीमेंट, मतलब किसी एग्रीमेंट को या किसी डिसीजन को जब आप ओबे करते हैं ना, मानते हैं, पालन करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अबाइट बाय। तो इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं एक्सेप्ट और ओबे। आप हिंदी में लिख लीजिएगा पालन करना, एक्सेप्ट और ओबे। और क्या ओबे करना, एन एग्रीमेंट, कोई समझौता, ठीक है, कोई मान लिया जाए आपने एग्रीमेंट किया, उसको ओबे कर लिया जाए, या तो आपका रूल हो गया, कोई नियम या कोई डिसीजन, अगर आप उसको ओबे करते हैं तो उसी को इंग्लिश में कहा जाता है, काफ़ी लंबी मीनिंग हो गई, अबाइट बाय, मतलब उसको ओबे करना, मतलब पालन करना। अब इस पर एक यूज़ लेते हैं, राइट। यूज़ के साथ हम लोग चलते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। अब जैसे आप भी यूज़ कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर, आप मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि नाउ द एग्जाम्पल शुड बी माइन, कि मेरा ही एग्जाम्पल आप फॉलो करें, अपने से भी आप एग्जाम्पल को ले सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया, वी आर सपोज दैट वी आर क्वाइट विलिंग, जैसे हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, वी आर क्वाइट का मतलब हम लोग पूरी तरीके से, विलिंग का मतलब इच्छुक हैं। अब उसके बाद मैंने ले लिया टू अबाइट का मतलब मानने के लिए, बाय इसमें मेन चीज़ है। अगर एग्जामिनेशन में कहीं अबाइट आया, बाय मिस हो रहा है, बाय की जगह एट आ गया या अपॉन आ गया, तो वही सारी चीज़ें प्रॉब्लम कर देती हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो वी आर विलिंग टू अबाइट बाय देयर डिसीजन, अबाइट बाय देयर डिसीजन, मतलब हम लोग विलिंग है टू अबाइट बाय देयर डिसीजन, मतलब उनके डिसीजन को ओबे करने के लिए, मतलब पालन करने के लिए हम लोग विलिंग है, मतलब इच्छुक है। तो अबाइट बाय, ऑलवेज रिमेंबर अबाइट बाय। चलिए दूसरा वर्ड हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है अबाउंड, आप लोगों ने सुना होगा अबाउंड। तो अबाउंड के साथ कभी कभी आपको इन भी लेना है, कभी कभी विथ, बोथ आर पॉसिबल, ये दोनों ही पॉसिबल हैं। देखिए यही पार्टिकल है, और पार्टिकल में क्या होता है, या तो आपका एडवर्ब आएगा या तो आपका प्रेपोजिशन आएगा। अगर हम बात करें इन और विथ, तो ये हमारे क्या है, दे आर कॉल्ड प्रेपोजिशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर मीनिंग इसकी चेंज हो गई, अबाउंड इन या अबाउंड विथ, दोनों चलता है। अब इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत होना, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का होना। तो यहाँ पर हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं टू कंटेन अ लॉट ऑफ समथिंग, टू कंटेन अ लॉट ऑफ समथिंग, टू कंटेन अ लॉट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना, मतलब वो चीज़ उससे फिल रहेगी, भरी रहेगी। तो अगर आप हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे, अबाउंड इन और विथ को क्या लिखेंगे आप लोग हिंदी में, मतलब बहुत ज़्यादा भरा होना, मतलब बहुत होना, बहुत ज़्यादा होना कोई चीज़, राइट। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करते हैं।
जब तक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो एग्जाम्पल इज ऑल्सो मस्ट। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया हिज लेटर नॉवेल्स, लेटर का मतलब उसके बाद वाला, जो बाद का जो नॉवेल्स था, अबाउंड इन प्लॉट्स एंड स्कीम्स। जैसे हमने लिख दिया हिज लेटर नॉवेल्स, लेटर्स का मतलब बाद वाला, हिज लेटर नॉवेल्स, नॉवेल्स आपका प्लूरल है, हिज लेटर नॉवेल्स अबाउंड, या तो आप इन ले सकते हैं या तो आप विथ ले सकते हैं, अबाउंड इन और विथ प्लॉट्स एंड स्कीम, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा प्लॉट्स और स्कीम्स है। प्लॉट में ज़मीन का प्लॉट मत सोच लीजिएगा, तो प्लॉट्स एंड स्कीम्स का मतलब उसमें बहुत सारे षड्यंत्र, बहुत सारी योजनाएं भरी पड़ी हैं। और अबाउंड याद रखिएगा, इट इज़ अ वर्ब, ये आपकी वर्ब है। अगर आप इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा, अबाउंडेड, क्या हो जाएगा, अबाउंडेड। तो अबाउंड इन और अबाउंड विथ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देख ले एग्जाम्पल, हिज लेटर नॉवेल्स, उसका बाद वाला नॉवेल्स, अबाउंड इन और विथ बोथ आर पॉसिबल, प्लॉट्स एंड स्कीम्स, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा प्लॉट्स और स्कीम्स से भरी पड़ी है, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होना, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं। यहाँ पर आपका थर्ड है, थर्ड वर्ड में आपको दे दिया जाए, लेट मी थिंक, थर्ड वर्ड में क्या दे दीजिए, एक्सीड, बहुत बार पूछ चुका है, एक्सीड आप लोगों ने सुना होगा। और अगर आप इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ACCEDED, एक्सीडेड, ये भी काफ़ी पॉपुलर वर्ड है। तो एक्सीड का मतलब क्या होता है, एक्सीड के साथ आपका जो पार्टिकल लगा रहेगा वो टू लगा रहेगा, आपको टू को मिस नहीं करना है, एक्सीड, राइट, एक्सीडेड टू। अब इसका मतलब क्या होता है, टू एग्री टू समथिंग, मतलब कोई चीज़ से एग्री हो जाना, दैट समवन हैज़ आस्क्ड फॉर, जिसको किसी ने आपसे रिक्वेस्ट किया है, मांग किया है, या तो आप एक बोल सकते हैं एक्सीड टू, मान लेना। मान लेने का मतलब बिल्कुल एक तरीके से अबाइड बाई की तरह है, मान लेना किसी चीज़ को, एक्सीड कर लेना। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं टू एग्री। टू एग्री करने का मतलब एक तरीके से आपने उस चीज़ को एग्री कर लिया, मतलब सहमति दे दी, मतलब उस चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया। जस्ट लाइक अबाइड, बिल्कुल अबाइड की ही तरह है। तो एक्सीड टू, हमेशा एक्सीड के साथ प्रीपोजिशन क्या होगा, टू, मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, एग्री कर लिया, मान लिया। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, देखिए, जैसे मैंने लिखा द गवर्नमेंट, अब यहाँ पर क्या लिखा, द गवर्नमेंट मतलब सरकार, राइट। अक्सर गवर्नमेंट क्या होती है, जैसे मान लिया जाए कोई डिमांड आई या कोई पब्लिक की मांग हुई, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट उसको एक्सीड कर लेती है, मतलब जस्ट लाइक एक्सेप्ट, एकदम एक्सेप्ट की साउंड निकल रही है, उसको स्वीकार कर लेती है, मान लेती है। तो हमने लिखा द गवर्नमेंट फाइनली, द गवर्नमेंट फाइनली एक्सीडेड, एक्सीडेड के बाद प्रीपोजिशन टू। और एग्जामिनेशन में अगर आपको टू नहीं दिखाई पड़ रहा है तो समझ जाना वो ग्रामेटिकल एरर हो गई। द गवर्नमेंट फाइनली एक्सीडेड टू आवर डिमांड्स, सरकार ने एंड में हमारे डिमांड्स को क्या कर लिया, एक्सीडेड कर लिया, मतलब मान लिया उसको, जो जो भी हमारी डिमांड थी उसको उसने मान लिया। तो एक रूल इसका ये हुआ, एक्सीड टू का मतलब मान लेना। अब इसका दूसरा यूज समझिए, ठीक है, एक इसकी मीनिंग और होती है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि एक्सीड का एक मतलब और क्या होता है, क्योंकि इसकी दो दो मीनिंग है। तो ये तो पहला वर्ड हुआ, इसका मतलब मान लेना, तो इसको हम लोग फर्स्ट लिख दे रहे हैं, राइट। अब इसका दूसरा देखिए मीनिंग क्या होता है, स्पेलिंग इज सेम, स्पेलिंग आपकी सेम है, दोनों में टू लगा रहेगा, राइट। तो एक्सीड टू का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करें कोई पावर, मतलब पावर का मतलब कोई शक्ति, जैसे मान लिया जाए किसी ने शक्ति को एक्वायर कर लिया, जैसे थ्रोन हो गया, सिंहासन हो गया किसी चीज को, तो हम बोल सकते हैं टू एक्वायर पावर, राइट। एक्वायर पावर, इसका मतलब क्या होता है, सत्ता, जैसे आपने सत्ता अपने हाथ में ले लिया, राइट। तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीड टू, मतलब जैसे थ्रोन है, सिंहासन है, उसको आपने कैप्चर कर लिया, राइट, मतलब वो पावर में आ गए, आप सत्ता में आ गए, तो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सीड टू एक्वायर पावर, मतलब सत्ता को अपने हाथ में कर लेना, कब्जे में कर लेना। अब इसका हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, जैसे बिकम किंग और क्वीन, जब आप एक्सीड टू करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, बिकम किंग हो जाते हैं या क्वीन हो जाते हैं, ठीक है, किंग और क्वीन। तो इस तरीके से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि एक्सीड टू हो गया, मतलब वो
सत्ता को पा गया, काफ़ी अच्छा वर्ड है। अब इस पर एक यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए इसका ऊपर यूज़ हम लोग ले लेते हैं। जैसे क्वीन विक्टोरिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो अगर हम ये सेंटेंस बोल दें, क्वीन विक्टोरिया एक्सीडेड टू द थ्रोन। क्वीन विक्टोरिया जो है एक्सीडेड टू द थ्रोन, मतलब उसको थ्रोन, सिंहासन को उसने एक्वायर कर लिया। डेट कब थी? इन 1837। तो यहां पर हमने लिख दिया क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, या आप अपने तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। क्वीन विक्टोरिया एक्सीडेड क्वीन विक्टोरिया ने एक्सीडेड कर लिया, पास्ट टेंस में मैंने यूज किया है एक्सीडेड, और क्या एक्सीडेड कर लिया? एक्सीडेड टू द थ्रोन। टू द थ्रोन मतलब सिंहासन को। क्वीन विक्टोरिया ने एक्सीडेड टू द थ्रोन, थ्रोन को एक्सीड कर लिया मतलब अपने कब्जे में ले लिया, या वो रानी बन गई इन 1837। अब डेट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, आई एम नॉट 100% श्योर, मुझे पूरा यकीन नहीं है। तो क्वीन विक्टोरिया एक्सीडेड टू द थ्रोन इन 1837, राइट। बड़ा अच्छा वर्ड है एक्सीड, दो मीनिंग आ गई। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों को लेना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत ही चुनकर आपके सामने रखा गया। अकाउंट फॉर, तो यहां पर एक वर्ड क्या है? अकाउंट फॉर। और अकाउंट क्या है? आपकी वर्ब है। और फॉर की अगर बात किया जाए तो आपको आइडिया हो गया, प्रीपोजिशन है। और अगर हम इसकी सेकंड फॉर्म की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अकाउंटेड, राइट। अब अकाउंट का मतलब तो आप जानते होंगे, हिसाब किताब, उससे तो आइडिया मिल ही जाएगा। तो एक तरीके से जवाबदेही देना, मतलब एक तरीके से उत्तरदायित्व होना, किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। हम ये बोल सकते हैं कि आप इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब ये आपकी जवाबदेही है। और हिंदी में क्या बोलते हैं? आप इस चीज़ के लिए उत्तरदायित्व हैं। हिंदी आई एम नॉट श्योर इन हिंदी, अब हिंदी उत्तरदायित्व तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बट आई डोंट नो। एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होना। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें ना, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए आपको एक्सप्लेन करना है रीज़न। तो यहाँ पर हम इसको लंबा लिखते हैं, टू एक्सप्लेन करने का मतलब व्याख्या करना, ठीक है। टू एक्सप्लेन द रीज़न, आपको रीज़न एक्सप्लेन करना है। फॉर समथिंग, कोई चीज़ आपने किया तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? रीज़न देना होगा, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं जवाबदेही है आपकी। क्लियर? एक हिंदी में आप बोल सकते हैं उसको जवाबदेही, तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं ना, जवाबदेही है मेरी, राइट। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं? अब यूज़ पर हम लोग समझ लेते हैं। तो आप लोग भी इमेजिन करें कि क्या यूज़ होना चाहिए। जैसे हम इसका यूज़ बना सकते हैं, कैन यू अकाउंट फॉर योर एब्सेंस लास्ट फ्राइडे। यहाँ पर हमने क्या बोला? कैन यू अकाउंट फॉर योर एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति। एब्सेंस, चलिए यस्टरडे लिख दे रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं लास्ट फ्राइडे, एक क्लियर होनी चाहिए मीनिंग, ठीक है। देखिए क्लियर हो गया। अब कोई कह रहा है कैन यू अकाउंट फॉर, क्या आप अकाउंट फॉर कर सकते हैं? क्या आप जवाब दे सकते हैं फॉर योर एब्सेंस, जो आपकी अनुपस्थिति थी यस्टरडे, कल। तो मतलब एक तरीके से आपको रीज़न बताना है, एक्सप्लेन करना है, रीज़न देना है कि आप क्यों एब्सेंट थे, मतलब आपको उसके रीज़न को एक्सप्लेन करना होगा। व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, आप कल अनुपस्थित क्यों थे। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए आपने पैसा खर्च कर दिया, उसका भी आपको अकाउंट करना पड़ेगा, हिसाब किताब देना पड़ेगा, उसके भी आपकी जवाबदेही होगी। जैसे मान लो, सपोज करूँ, अब जैसे मान लिया जाए, मैं एक एग्जांपल इमेजिन कर रहा हूँ, शी वॉज अनेबल टू अकाउंट फॉर 5000। जैसे मान लिया जाए हमने लिख दिया शी वॉज अनएबल, मतलब वो अनेबल थी, मतलब असमर्थ थी। और किस में असमर्थ थी? टू अकाउंट फॉर, हिसाब किताब देने में। और कितने का हिसाब किताब? जैसे मान लिया जाए 5000, मतलब 5000 उसने कहीं खर्च कर दिया, और वो उसके अकाउंट फॉर, मतलब उसका जवाब, उसको एक्सप्लेन करने में क्या थी? वो
अयोग्य थी, मतलब वो शी कुड नॉट एक्सप्लेन द रीज़न, मतलब वो रीज़न को बता नहीं पाई। तो यहाँ पर देखिए आपको क्लियर हो गया होगा कि अकाउंट फॉर करने का मतलब होता है टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए आपको रीज़न बताना, जो चीज़ हुआ है, मतलब एक तरीके से जवाबदेही आपकी हो गई। इसका एक यूज़ और होता है, एक यूज़ और आप लोग समझ लीजिए। तो अकाउंट फॉर का मतलब एक तरीके से और हम लोग समझते हैं, जैसे कोई चीज़ अकाउंट फॉर करेगी तो टू फॉर्म अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब कोई चीज़ होना। तो पहले इसको हम लिख दे रहे हैं, टू फॉर्म अ पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर का मतलब एक तरीके का विशेष, ठीक है। और उसके बाद लिखा अमाउंट ऑफ समथिंग, राइट, अमाउंट ऑफ समथिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए समझिए, इसका दूसरा यूज़ है, राइट, यहाँ पर लिख दिया जाए अकाउंट फॉर का ये दूसरा यूज़ है। तो अकाउंट फॉर की दो मीनिंग हो गई। टू फॉर्म का मतलब एक रूप लेना, मतलब एक फॉर्म ले लेना। अ पर्टिकुलर अमाउंट मतलब एक विशेष अमाउंट होना, मतलब एक हिस्सा हो जाना ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का। तो मतलब किसी चीज़ का एक विशेष हिस्सा, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट फॉर। मतलब जैसे मान लिया जाए 20% 50% कोई हिस्सा अगर वो बन रहा है उसमें, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, अकाउंट फॉर। जैसे यहाँ पर हमने एक लिखा स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब वो एक हिस्सा है, यहाँ पर एक्सप्लेन करने का लॉजिक नहीं है, जवाबदेही का लॉजिक नहीं है। स्टूडेंट्स अकाउंट फॉर अबाउट, अबाउट मान लिया जाए कोई बोल रहा 50%, लगभग स्टूडेंट जो हैं वो अकाउंट फॉर मतलब हिस्सा है। और कितने का हिस्सा है, ऑफ 50% ऑफ माई कस्टमर्स, ऑफ माई कस्टमर। जैसे कोई दुकानदार बोल रहा है, और ये दुकानदार क्या बोल रहा है, समझिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है स्टूडेंट्स, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं अकाउंट फॉर मतलब वो हिस्सा है, ठीक है। अबाउट 50% ऑफ माई कस्टमर्स, मतलब मेरे जितने भी कस्टमर्स आते हैं उसमें अगर उनका अमाउंट निकाला जाए, एक रेशियो निकाला जाए, तो उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 50%। तो मतलब किसी अमाउंट का एक हिस्सा होना भी क्या होता है, अकाउंट फॉर होता है। काफ़ी अच्छा वर्ड है। इसमें पहला यूज़ बहुत पूछते हैं, अकाउंट फॉर जवाबदेही वाला अक्सर एग्जामिनेशन में आता है। तो चलिए आगे हम लोग लेते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड आपके सामने मैं एक देने जा रहा हूँ, एक वर्ड है एक्ट फॉर। एक्ट, वैसे एक्ट का मतलब तो दर्द होता है, एक्ट फॉर, यहाँ पर फॉर हमारा प्रेपोजिशन है। तो एक्ट फॉर का मतलब क्या होता है, आप लोग एक्सप्लेन करें। एक्ट फॉर, आई एम एक्टिंग फॉर। एक्ट मतलब वैसे बॉडी में जो दर्द होता है उसको भी हम लोग एक्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मीनिंग ऐसे नहीं निकलेगी, एक कंप्लीट आइडिया इसका निकलता है। एक्ट फॉर मीन्स होता है टू वांट समवन और समथिंग वेरी मच, मतलब किसी चीज़ को बहुत इच्छा करना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं टू वांट समवन, टू वांट समवन और समथिंग वेरी मच, मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा करना। अब इंसान के लिए भी ये लागू हो सकता है, ऐसा नहीं नॉन लिविंग के लिए। देखिए मैंने इसी वजह से लिख दिया समवन और समथिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चाहत होना, राइट। और एक्ट आपकी वर्ब है, अगर हम उसकी सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, एक्ट हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा, टू वांट समवन और समथिंग, किसी इंसान या किसी वस्तु को बहुत ज़्यादा डिमांड मतलब मांग करते, बहुत ज़्यादा चाहत होती है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये दिया कि मैं पूरी तरीके से थक गया हूँ और मैं कह रहा हूँ माई होल बॉडी इज़ एक्टिंग फॉर स्लीप। कोई कह रहा है माई होल बॉडी, मतलब मेरा पूरा जो बॉडी है, माई होल बॉडी इज एक्टिंग फॉर स्लीप। देखिए आ गया ना, माई होल बॉडी इज एक्टिंग फॉर स्लीप, मतलब मेरी पूरी बॉडी जो है एक्टिंग फॉर कर रही, मतलब मांग कर रही है, डिज़ायर कर रही है। और किसकी डिज़ायर कर रही है, स्लीप। स्लीप का मतलब नींद की। ऐसा लग रहा है कि नाउ आई शुड स्लीप नाउ, मुझे अब क्या हो जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा वर्ड है, आप इंसान के ऊपर लागू कर सकते हैं। माई हार्ट इज एक्टिंग फॉर यू, मेरा दिल जो है वो आपके लिए एक्ट कर रहा है, मतलब दर्द हो रहा है। इसका कहने का मतलब मैं बहुत ज़्यादा आपको चाहता हूँ कि आप मुझे मिल जाएं। चलिए अगला वर्ड लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड। काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड ये आपके आ रहे हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट वर्ड है एस आउट, ACE, एस आउट। और अगर आप इसकी सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, एज, राइट, आउट।
अब यहाँ पर आपको आइडिया लेना है कि इसका मतलब क्या होता है। ये सब वर्ड पहली बार आप सुन रहे होंगे। एस्ट आउट, इसका मतलब होता है डिफीट समवन, किसी को हरा देना। ये सब काफ़ी अच्छे वर्ड है। डिफीट समवन, किसी को हरा देना। सपोज दैट डिफीट समवन, जब आप किसी को हराते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस आउट। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे आप? वी वर एस्ड आउट बाय अ राइवल टीम, हम लोग एक राइवल टीम के द्वारा क्या किए गए? हरा दिए गए। पैसिव वॉइस में है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा? वी वर एस्ड आउट, मतलब हम लोग हरा दिए गए। और किसके द्वारा हरा दिए गए? बाय अ राइवल टीम। राइवल का मतलब विरोधी टीम के द्वारा। तो हम लोगों को किसने हराया? राइवल टीम ने हम लोगों को क्या कर दिया? एस्ड आउट कर दिया, मतलब हरा दिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड लिया जाए। काफ़ी अच्छे वर्ड हैं, सिंपल है, इसका सिंगल मीनिंग है एस्ड आउट। अब उसके बाद हमें एक वर्ड लेना है एडहियर टू। एडहियर टू, तो एडहियर टू का मतलब क्या होता है समझते हैं। एडहियर ये आपकी वर्ब है और इसकी सेकेंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे एडहियर्ड। आपको आइडिया मिल गया होगा एडहियर टू। तो वैसे एडहियर का मतलब चिपकना होता है, लेकिन आप अलग अलग टुकड़ों में इसका अर्थ नहीं निकाल सकते। एडहियर टू करने का मतलब ओबे अ रूल ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, ओबे वाली बहुत मीनिंग मिल गई। अब लड़के पूछते कितनी मीनिंग है, जितनी है उसको मेमोराइज करना पड़ेगा। ओबे अ रूल ऑफ प्रिंसिपल मतलब किसी कानून को या किसी सिद्धांत को मानना। एडहियर टू, तो यहाँ पर हम बोल सकते ओबे अ रूल ऑफ प्रिंसिपल, किसी नियम कानून को मानना, किसी प्रिंसिपल को। हाँ, ये वाली स्पेलिंग मत लिख लेना, PRINCIPAL, प्रिंसिपल वो दूसरा होता है, कॉलेज वाला है। ये सिद्धांत है। तो ओबे अ रूल ऑफ प्रिंसिपल मतलब किसी नियम कानून को मानना। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे करेंगे आप लोग? एडहियर टू, जैसे मान लिया जाए कंपनीज फेलिंग टू एडहियर टू सेफ्टी गाइड लाइन्स आर पेनलाइज्ड। काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे हमने लिखा कंपनीज, देखिए समझिए, कंपनीज जो आजकल देखते हैं कंपनियां बहुत सारी हैं। कंपनीज फेलिंग, फेलिंग का मतलब जो असफल हो जाती हैं। और किस में असफल हो जाती हैं? टू एडहियर मतलब मानने में, टू एडहियर, और एडहियर के बाद टू लेना है, टू एडहियर टू। यही सबसे मेन चीज़ है कि एडहियर कहीं पर भी दिखाई पड़ेगा तो वी नीड टू, हमें टू लेना ही पड़ेगा। कंपनीज फेलिंग टू एडहियर टू सेफ्टी, और कौन सा सेफ्टी? सेफ्टी मैकेनिज्म या सेफ्टी गाइडलाइंस, कुछ भी लिख सकते हैं। सुरक्षा के जो गाइडलाइंस हैं, अगर वो कंपनियां फेल हो रहे हैं उसको ओबे करने में, तो ये क्या होती है? आर पेनलाइज्ड, उन पर पेनल्टी लगती है, आर पेनलाइज्ड। तो उनको हम लोग क्या करते हैं? पेनलाइज्ड करते हैं, मतलब सजा देते हैं बाय कोर्ट। देखिए क्या लिखा है, कितना बड़ा एग्जांपल है। कंपनीज जो कंपनियां हैं फेलिंग, अगर वो असफल हो गई, टू एडहियर टू सेफ्टी गाइडलाइंस, जो उनका सेफ्टी गाइडलाइंस होता है, अगर वो उसको ओबे करने में फेल हो जाती हैं तो आर पेनलाइज्ड, उन पर क्या पड़ता है? जुर्माना, फाइंड। तो और एडहियर टू का मतलब आपको आइडिया मिल गया होगा, ओबे अ रूल ऑफ प्रिंसिपल। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, और आप इसको अगर मेमोराइज करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। देखिए इसमें इतने इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आज आपके लिए सिलेक्ट करके लाया हूँ कि जो आपको एग्जामिनेशन में भी दिखाई पड़ेगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ, आपको लगेगा अब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते एम एट। अब यहाँ पर देखिए एम एट आपने बहुत सुना होगा, एम एट, और अगर हम इसकी सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो दैट इज़ कॉल्ड एम्ड, राइट। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका, एम। वैसे एम का मतलब तो लक्ष्य होता है ना, लक्ष्य लगाना, मतलब एक तरीके से टारगेट सेट कर लेना, और एम के साथ प्रेपोजिशन हमेशा एट आएगा। तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हिंदी में तो आइडिया मिल गया, एक लक्ष्य लगाना। तो इंटेंट टू अचीव समथिंग, इंटेंट आपने इरादा कर लिया है, टू अचीव समथिंग किसी चीज़ को अचीव करने का मतलब प्राप्त करने का, मतलब आपने एक लक्ष्य बना लिया है। टू अचीव समथिंग मतलब आपने एक टारगेट अपना सेट कर लिया है, एक निशाना आपने साध लिया है, एम लगा लिया है, और एम के साथ प्रेपोजिशन आपका एट आएगा। अब यहाँ पर कैसे आप यूज़ करेंगे? आप भी थोड़ा सा ट्राई टू यूज़। अब जैसे किसी ने कहा आई एम्ड एट,
आई एम्ड एट सेटलिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, मतलब मैंने अपना लक्ष्य बना लिया है कि मैं सेटल कर दूंगा कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जो झगड़ा बिटवीन देम, उन लोगों के बीच में। या कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मेरे हिसाब से ये वाला एग्जांपल अच्छा है। आई एम्ड, एम की सेकेंड फॉर्म एम्ड, एम्ड एट सेटलिंग। अच्छा, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, ये आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब मिलेगी तो आईएनजी आपको जरूर लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, एम्ड एट सेटल नहीं बोलेंगे, एम्ड एट सेटलिंग। कोई प्रीपोजिशन मिलता है ऑन, अपॉन, एट, बाय, और उसके बाद कोई वर्ब आती है तो डेफिनेटली उसमें इंग फॉर्म जरूर लगती है। आई एम्ड एट सेटलिंग द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई झगड़ा, और किसके बीच में, बिटवीन देम, ये आ गया। बिटवीन देम का मतलब उन लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा था उसको मैंने मतलब एक तरीके से अपना लक्ष्य बना लिया कि मैं उसको क्या कर दूंगा, सेटल कर दूंगा। यू शुड ऑल्सो एम एट क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन, आपको भी एम करना चाहिए। यू शुड एम एट क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन, आपको एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए एम करना चाहिए, मतलब लक्ष्य बनाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अब तक हम लोग शायद 8 वर्ड डिस्कस कर चुके। चलिए नेक्स्ट है अलूट। तो यहाँ पर हमारा क्या है, अलूट, और इसके साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। अलूट टू, और सेकेंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा, अलूडेड, ALLUDED, अलूडेड, राइट। और इसका मतलब होता है संकेत करना, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्टली किसी की तरफ इशारा करना, संकेत करना। या हम बोल सकते हैं टू मेंशन समथिंग और समवन इन एन इनडायरेक्ट वे। टू मेंशन, मेंशन का मतलब एक तरीके का वर्णन करना, समवन और समथिंग, समवन और समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे। तो इसका आइडिया क्या मिला कि किसी की तरफ आप इशारा करें, डायरेक्ट नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, मतलब सीधा सीधा नहीं आप बोल रहे हैं, घुमा फिरा कर। देखिए क्या लिखा है, टू मेंशन समवन और समथिंग, किसी इंसान की तरफ या किसी वस्तु को आप मेंशन कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं इन एन इनडायरेक्ट वे, मतलब एक अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब घुमा फिरा कर। तो संकेत करना मतलब डायरेक्ट नहीं होगा, घुमा फिरा कर। अब जैसे यहाँ पर हम कोई आदमी बात कर रहा है, वो डायरेक्टली अपनी पॉवर्टी को नहीं दिखाना चाह रहा है, लेकिन उसकी बात से ये पता चल रहा है कि वो घुमा फिरा कर अपनी पॉवर्टी की तरफ बताना चाह रहा है कि मैं बहुत गरीब हूँ। तो जैसे हम इसको बोल सकते हैं ही ऑफन, बहुत से लोग इसको ऑफन पढ़ते हैं, बहुत से लोग ऑफ्टन भी पढ़ते हैं। ही ऑफन अलूड्स टू हिज पॉवर्टी, मतलब वो हमेशा अपनी पॉवर्टी की तरफ इशारा करता है इनडायरेक्ट वे में, मतलब बातचीत से उसके लगेगा वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा, लेकिन इनडायरेक्टली क्या करता है, वो इशारा कर ही देता है कि आई एम वेरी पुअर, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। तो काफ़ी अच्छा वर्ड है अलूड टू, राइट। अब यहाँ पर हमें लास्ट वर्ड लेना है, 10 हमारे हो जाएंगे, तो 10 वर्ड्स की हम लोग रखेंगे, राइट। अब लास्ट वर्ड है हमारा अमाउंट टू। अमाउंट का मतलब तो रकम होता है, अमाउंट टू, और अगर हम इसकी सेकेंड थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अमाउंटेड, अमाउंटेड टू, राइट। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है तो मतलब उसकी मीनिंग जानना। वैसे अमाउंट का मतलब तो रकम होता है, उससे मीनिंग नहीं निकलेगी। तो अमाउंट टू का मतलब के बराबर होना, हिसाब किताब में के बराबर होना। तो हम बोल सकते हैं टू बिकम अ पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब एक तरीके से विशेष अमाउंट बन जाना, के बराबर होना। आप हिंदी में लिख लीजिएगा, के बराबर होना। तो हम इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं टू बिकम अ पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट मतलब एक विशेष रकम बन जाना, मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के बराबर हो गई, मतलब एक विशेष अमाउंट बन जाना। तो उसी को हम कहते हैं अमाउंट टू, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट हो जाना, राइट। अब इसका यूज़ से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपने बिल लिया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बिल आई, तो आपने क्या बोला, द बिल अमाउंटेड टू $10, मतलब बिल कितने के बराबर है, $10 के अमाउंट का है, रकम का है। तो इसको याद करना बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है। द बिल अमाउंटेड टू, और उसके बाद मैंने लिख दिया $10, राइट। $10 मतलब बिल का अमाउंट कितना हुआ, $10, मतलब वो $10 के बराबर था। तो इस वजह से हिंदी में लिखा दिया के बराबर होना, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट उसका बन जाना।
तो ये थी हमारी फ्रेजल वर्ब। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें आप अलग अलग मीनिंग करके नहीं निकाल सकते। कुछ हद तक कहीं कहीं पर निकल आता है, अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड ही होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इसको अपने ग्रुप में मतलब एक तरीके से स्प्रेड करिए, फैलाइए, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। तो थैंक्स अ लॉट, मीट यू सून।